बच्चों, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2025। तो इस नए साल पे मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। एंड ये वीडियो हर उस बच्चे की मदद करेगा जो इस साल बोर्ड एग्जाम देने वाला है। नो मैटर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो या 12th के, या साइंस के स्टूडेंट हो या ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स के। इस वीडियो में सबसे पहली चीज जो मैं कवर करने वाली हूँ वो है OMR शीट कैसे भरते हैं। तो आपकी जो बोर्ड की आंसर शीट होती है उसका पहला पेज एक OMR शीट होती है और उसमें काफी सारी डिटेल्स हमें फिल करनी होती है। तो एक सैंपल OMR शीट के जरिए मैं आपको वो डिटेल्स फिल करना सिखाऊंगी। एट द सेम टाइम मैं आपके साथ 10 ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जो आपको हेल्प करेगा अपने बोर्ड एग्जाम शीट को नीटली प्रेजेंट करने में। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, इन 10 टिप्स के जरिए मिनिमल टाइम और एफर्ट स्पेंड करके आप अपने पेपर को खूबसूरत दिखा पाओ। अब उसके अंदर लिखोगे क्या वो आप पे, बट उसे खूबसूरत कैसे बनाना है उसके लिए कुछ टिप्स मैं आपको दूंगी। तो चले शुरू करें नए साल की इस पहली वीडियो को। हाँ जी, स्क्रीन पे अब आपको दिख रही है एक सैंपल OMR शीट। हाँ जानती हूँ बहुत छोटी है, इतनी क्लियरली विजिबल नहीं है, बट सिखाऊंगी अब मैं आपको कैसे इस OMR शीट को भरना है। जो 12th क्लास के बच्चे हैं उनके पास ऑलरेडी एक बार का एक्सपीरियंस है, तो अगर वो चाहें इस पार्ट को स्किप करके सीधा उन 10 टिप्स की तरफ बढ़ जाए। बट 10th क्लास स्टूडेंट्स प्लीज इस पार्ट को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आप लोग पहली बार बोर्ड एग्जाम दोगे। हो सकता है हर बच्चा इतना कंफर्टेबल ना हो नए सेंटर पे नए टीचर से सवाल जवाब करने में, और उसे अगर कुछ नहीं समझ आ रहा होगा, कुछ गलत भर दिया आपने, तो दिक्कत हो सकती है, राइट। तो चलिए एक सैंपल शीट के जरिए मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या चीजें कैसे भरनी होती हैं इस OMR। ओके, सो बच्चों ये रही आपकी सैंपल OMR शीट जो आपकी आंसर बुकलेट का फर्स्ट पेज होता है। कुछ इस तरह की दिखती है ये शीट, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें फिल करनी होती हैं। एंड वैसे तो जिस भी सेंटर में आप जाएंगे आपके रूम में जो भी टीचर्स होंगे वो आपको गाइड करते हैं इस शीट को फिल करने के लिए, बट अक्सर हमारे मन में कुछ डाउट्स होते हैं जो क्लियर नहीं कर पाते हम। तो मैं यहाँ कोशिश करूंगी वो सारी छोटी छोटी चीजें आपको बता दूं, ठीक है। तो चलिए इस शीट के लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं बच्चों। सो सबसे पहले ध्यान रखिए हर वो चीज जो आप यहाँ लिखे OMR शीट में कैपिटल लेटर्स में लिखे, ठीक है। ऐसा कोई रूल नहीं है, बट कैपिटल लेटर्स लिखना एक क्लैरिटी देता है पढ़ने वाले को कि आपने क्या लिखा है। तो सबसे पहले आप अपने सब्जेक्ट का नाम लिखिएगा। डे एंड डेट दोनों लिखनी होती है। मंडे ट्यूसडे वेंसडे किसी भी दिन आपका एग्जाम पढ़ रहा हो वो डे, और आप अपनी डेट लिखोगे एग्जाम की। किस मीडियम में आंसर कर रहे हो पेपर, हिंदी इंग्लिश उर्दू पंजाबी, जो भी आपका मोड ऑफ राइटिंग द पेपर है आप वो लिखें। अब आते हैं इन दो बॉक्सेस पे। ये दो बॉक्सेस हमें अक्सर बाद में फिल करने होते हैं, क्योंकि जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसके टॉप राइट पे जो कोड लिखा है ये तो तभी लिख पाओगे ना। एंड एंड में पेपर सबमिट करने से पहले आपने कितनी सप्लीमेंट्री आंसर बुक ली है वो नंबर यहाँ जरूर लिखिएगा, क्योंकि कई बार होता है कि हो सकता है आपने जिस थ्रेड से वो लगाया हो वो थ्रेड टूट जाए या ठीक से ना लगा हो और आपकी सप्लीमेंट्री बुक मिसप्लेस हो गई और आपने यहाँ भी कुछ नहीं लिखा, तो आप भी का लॉस है। तो टू बी ऑन द सेफ साइड यहाँ लिख देना एंड में आपने कितनी सप्लीमेंट्री शीट यूज की। उसके बाद अगर आप एक फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट हैं या इनमें से किसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उस पार्ट को टिक कर दीजिएगा। वैसे ही अगर आपके साथ एक राइटर बैठा है एग्जाम में, यस या नो वो ये चीज यहाँ मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। एक और चीज बच्चों कि जब भी इस OMR शीट को भरें या तो ब्लैक या फिर ब्लू बॉल पॉइंट पेन से भरें, ठीक है। पेंसिल का यूज नहीं करना है, ओके। अब आते हैं उस पार्ट पे जहां बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं OMR भरते वक्त, शेडिंग, ठीक है। तो सबसे पहली चीज बच्चों पहले बॉक्सेस फिल कर दो। जैसे मेरा नाम है राधिका सिंघल,
तो RADHIKA, पहले मैं अपने 7 बॉक्सेस में अपना फर्स्ट नेम लिखूंगी, फिर एक बॉक्स का गैप छोड़ के अपना सेकेंड नेम लिखूंगी, ठीक है। उसके बाद मैं एक एक करके जो ऊपर लेटर लिखा है उसे शेड करती हुई चलूंगी। जो ब्लैंक बॉक्स है ध्यान रखना उसका कॉलम ब्लैंक ही रहे, ओके। सो इस तरह हम अपना नेम फिल करेंगे। जल्दबाजी मत करिएगा, गलत बॉक्स फिल करने पे अननेसेसरी डांट खाओगे और कुछ नहीं। उसके बाद बात आती है रोल नंबर्स पे। सो रोल नंबर लिखने से पहले गिन लेना कितने डिजिट का आपका रोल नंबर है और क्या शीट पे उतने बॉक्सेस हैं या नहीं, ठीक है। फिर आएंगे सब्जेक्ट कोड पे। अब ये दोनों चीज सब्जेक्ट कोड और सेंटर नंबर ये आपके एडमिट कार्ड पे गिवन होती, ठीक है। ऑलरेडी जहाँ आपका एडमिट कार्ड होता है वहां पर एक डेट शीट होती है छोटी सी कि किन किन एग्जाम्स में आप अपेयर कर रहे हो। वहीं सब्जेक्ट के नेम के साथ एक 3 डिजिट सब्जेक्ट कोड होता है, आप उस कोड को यहाँ लिखिएगा। ऐसे ही जिस सेंटर पे आप एग्जाम देने आए हो उस सेंटर का नंबर होता है एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो भी आपके बोर्ड के एडमिट कार्ड पे ऑलरेडी गिवन होता है। उस सेंटर नंबर को यहाँ लिख के शेड कीजिए। उसके बाद लास्ट पार्ट पे आते हैं, आपको अपना रोल नंबर इन वर्ड्स लिखना है। सेम चीज अपना एडमिट कार्ड देखकर उसे ध्यान से लिखिएगा, एडमिट कार्ड पे ऑलरेडी वो चीज होती है। अपने फादर का नेम विदाउट द सफिक्स मिस्टर, मिस्टर नहीं लगाना होता, सिर्फ फादर का नाम लिखना है और अपना सिग्नेचर करना है, ठीक है, क्योंकि आप नाम तो ऊपर लिख ही चुके हो, आप अपना बस सिग्नेचर करो, ओके। तो ये सारी चीजें आपको फिल करनी होती है। यहाँ एक इसी पीडीएफ में एक सैंपल भी है, वो मैं आपको फटाफट दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये एक बच्चा है अरुण लाल जिसने मैथमेटिक्स का एग्जाम दिया सैटरडे 21 मार्च 2009 को। पुराना सैंपल है काफी। किस मीडियम में पेपर आंसर कर रहा है? इंग्लिश। ये उसका क्वेश्चन पेपर कोड था और उसने क्योंकि 2 सप्लीमेंट्री बुक्स ली थी उसने एंड में वो चीज मेंशन भी की। ये एक हैंडीकैप स्टूडेंट है तो उसने एच पे टिक किया, बट उसको राइटर नहीं था उसके साथ तो उसने नो लिख दिया। देखिए, उसने अरुण लाल अपना नाम लिख के ध्यान से लेटर्स को सर्कल किया और जहां कुछ नहीं लिखा वहां पूरे कॉलम को ब्लैंक छोड़ दिया। रोल नंबर लिखा, सब्जेक्ट कोड, सेंटर नंबर, रोल नंबर इन वर्ड्स, अपने फादर का नाम और अपना सिग्नेचर, ठीक है। तो ये छोटी छोटी टिप्स आपके काम आएंगी ओएमआर को करेक्टली फिल करने में, क्योंकि अगर शुरू में ही टीचर से डांट पड़ जाए ना तो डिमोटिवेशन हो जाती है, ठीक है। तो अपनी तरफ से आप कोशिश करिए, आप ऐसा कोई मौका ही मत दो इन्विजिलेटर को कि वो आके आपका टाइम वेस्ट करे। आप वहां फ्रेश माइंड से पेपर देने आए हो तो वही करना, ठीक है। अब हमने ओएमआर सही से भर लिया, तो अब आते हैं मेन बात पे जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी। 10 ऐसी टिप्स जो आपको हेल्प करेंगी अपने पेपर को खूबसूरत बनाने, ठीक है, विदाउट एक्स्ट्रा एफर्ट्स। यही तो हाईलाइट है। मैं यहाँ पर आपको रंग बिरंगे पेन्स यूज करने के लिए नहीं बोलने वाली, हर पेपर हर आंसर के बाद लाइन खींचने के लिए नहीं बोलने वाली। बहुत बेसिक टिप्स हैं, तो चलिए एक एक करके उनको आप समझते हैं। हाँ जी, टिप नंबर 1, स्टार्ट विथ क्लीन बॉर्डर्स। ये एक ऐसी चीज है जिसे सब अंडर एस्टिमेट करते हैं कि क्या होता है बॉर्डर से। देखो, वैसे तो हमारे बोर्ड वाले बहुत समझदार हो गए हैं, वो ऑलरेडी आपकी आंसर शीट पे दोनों साइड की बॉर्डर लाइंस प्रिंट करके देते हैं, बट जस्ट इन केस वो ना हो या जब आप प्रैक्टिस पेपर्स कर रहे हो बच्चों, ये चीज प्लीज ध्यान रखिएगा, कोशिश कीजिएगा एटलीस्ट 1 से 2 प्रैक्टिस पेपर आप इन्हीं ये बड़ी एग्जाम शीट्स पे प्रैक्टिस करो, ठीक है, जिससे आपको आइडिया हो जाए चीजें कैसे करनी होती। तो जिन पे आप प्रैक्टिस करोगे उनमें ऑब्वियसली दोनों साइड के बॉर्डर नहीं होंगे, तो पहले ही 3 फिंगर बड़ा जितना बॉर्डर दोनों साइड पे होना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके पेपर की एक अलाइनमेंट सेट हो जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, कई बार क्या होता है हम फ्लो में ना लिखते जाते हैं चीजें, जैसे मैं बताती हूँ, मैं रैंडम कुछ 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 लिख रही हूँ एंड मैं लिखते 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 एंड तक पहुंच जाती हूँ पेपर के यहाँ तक। अब बोर्ड की शीट्स फोल्ड होती हैं, अब फोल्ड होके भाई किनारा फट गया, वर्ड आपका गायब हो गया तो कितना अनटाइडी लगेगा, राइट। वेयर एज जब मैं कुछ भी सेंटेंस लिख रही हूँ मैं यहाँ से शुरू करके बस
यहाँ तक जहां तक मेरा बॉर्डर है वहां पे खत्म कर रहे हैं, तो पेपर की अलाइनमेंट बहुत सुंदर हो जाएगी, बहुत नीट हो जाएगी। तो चाहे आप कैसे भी लिखो, कितना भी लिखो, वो एक तरीके से प्रेजेंट होगा, विजुअली देखने में वो चीज अच्छी लगेगी। ठीक है। टिप नंबर 2 पे आते हैं बच्चों। नीट प्रेजेंटेशन पे ज्यादा फोकस करना, नीट हैंडराइटिंग पे नहीं। अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं ये सोच के कि भाई मैं सुंदर सुंदर लिखूंगा, बड़े आराम आराम से अपने हाथ चलाते हैं, और फिर जैसी घड़ी उन्हें दिखती है कि पेपर का 1.5 घंटा हो गया और अभी आधा पेपर भी नहीं हुआ है, फिर ओहो स्क्रिबलिंग चालू हो जाती है। ये गलती नहीं करना, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। शुरुआत में समझती हूँ, शुरुआत में आप आराम आराम से सुंदर सुंदर करना चाहते हो, बट उसके चक्कर में घड़ी को देखना मत भूलना। ठीक है। और ऐसा ना हो टीचर शुरू में तो देख रही है अरे वाह क्या खूबसूरत पेपर, और एंड में आते आते अरे राम ये क्या पेपर है, ये चीज ना हो टीचर के साथ। तीसरी इंपॉर्टेंट टिप, आंसर नंबर बच्चों कोशिश करो पेपर के सेंटर में लिखो। अब इससे मेरा क्या मतलब है, अब यूजुअली हम क्या करते हैं, आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3 इस तरह से लिखते हैं, राइट। कई बार ऑप्शन होता है आंसर 1 में ए पार्ट करना है या बी पार्ट, आप वहीं छोटा सा लिख देते हो आंसर 1 ए पार्ट, आंसर 2 का मैंने बी पार्ट किया है, ए पार्ट नहीं किया। तो अब इस तरह से जब होता है ना तो थोड़ा सा मेसी लगता है पेपर मुझे पर्सनली। तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को क्या बोलती हूँ, लिखना ही है ना आंसर 1, बीच में लिख दो यार, आंसर 1 ए पार्ट, उसके बाद आपने किया आंसर 2 बी पार्ट। ठीक है। आपने ये भी लिख दिया आप कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो और उसका कौन सा पार्ट। जब वो सेंटर में होता है तो टीचर का ध्यान पहले उस चीज पे जाता है कि अच्छा बच्चे के पास 2 ऑप्शन थे, उसने फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट किया, तो वो उस माइंडसेट से पेपर चेक करते। ठीक है। ऐसा नहीं है साइड में लिखोगे तो कुछ गलत है, इट इज जस्ट दैट आप अपनी तरफ से टीचर के लिए काम आसान कर, और जब आप टीचर के लिए काम आसान करते हो उसका मूड अच्छा होता है, और टीचर का मूड अच्छा तो आपको पता ही है बोर्ड में क्या होता है, नंबर अच्छे मिलते हैं। ठीक है। तो देखा, पहली 3 टिप्स ही बताइए, और इनमें आपको कुछ बहुत एक्स्ट्रा मैंने करने के लिए नहीं बोला, बहुत छोटी छोटी चीजें बताऊंगी बच्चों इसी तरह से। चलो बढ़ते हैं टिप 4 पे, लीव प्रॉपर स्पेसिंग। भाई एग्जाम फीस दी है ना तुमने अच्छी खासी, तो शीटों के लिए तो दी है, तो उन शीटों को अच्छे से यूज करो। एक बुकलेट आती है सीबीएसई की, जो पहली बुकलेट आती है 24 to 32 पेजेस की, पूरी एक बड़ी बुकलेट आती है, उसको भी कई बच्चे आधा आधा खाली छोड़ाते हैं कि भाई कम से कम स्पेस में पेपर, क्यों भाई, एटलीस्ट वो 32 पेज या 28 पेज जो भी आपका बुकलेट का साइज हो उससे तो पूरा भरने की कोशिश करो। और उसे पूरा कैसे भरेंगे मैम, हमें तो आता ही नहीं होता क्या क्या लिखना होता है, कैसे लिखना होता है। तो भाई कितना मुश्किल है एक आंसर अटेम्प्ट करके अगले आंसर 2 लाइन बाद शुरू करना। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, मैंने आंसर 1 शुरू किया, आंसर 1 मैंने यहाँ 3 4 5 लाइन में खत्म कर दिया, मैंने कुछ नहीं करा, ना लाइन ड्रॉ करी, ना काटे काटे वो क्रॉस वाली लाइन जो बच्चे बनाते हैं, नहीं, मैंने कुछ नहीं करा। ठीक है। मैं क्या करूंगी, आंसर 1 मैंने लिखा 1 2 3 लाइन में, फिर 2 लाइन छोड़ के आंसर 2 1 2 3 लाइन में। अब मैं आंसर 3 यही नहीं शुरू करूंगी, ये गलती मत करना प्लीज, छी, नहीं ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। आंसर 3 को ले जाना अगले पेज पे। ठीक है। और ये स्क्रिबलिंग तो बिल्कुल मत करना जैसे मैंने किया अभी। ठीक है। आंसर 1 आंसर 2 एक पेज पे 2 या 3 बस, इससे ज्यादा क्वेश्चंस मत अटेम्प्ट किया। ठीक है। खुला खुला लिखा करो पेपर। ठीक है, आराम से मस्त हो। उसके बाद आते हैं टिप नंबर 5 पे बच्चों। टिप नंबर 5, मेंटेन सीक्वेंस। अब इस चीज के लिए तो मैं कितना बोलती हूँ आप लोगों को, भाई एक फ्लो डिसाइड करा करो, या तो पहले सेक्शन ए करो, फिर सेक्शन बी, फिर सेक्शन सी, या फ्लो उल्टा कर दो, सेक्शन सी, सेक्शन बी, सेक्शन ए। ठीक है। ऐसा नहीं पहले भाई मेरे को रीडिंग पैसेज आता था तो मैंने एक पैसेज कर दिया, फिर मेरे को लग रहा था कि मैं नोटिस और इनविटेशन लिख देती हूँ तो मैंने वो लिख दिए, फिर लग रहा था लिटरेचर कर देती हूँ।
फिर वापस आके फिर बाकी के 2 राइटिंग कंप्लीट कर दूंगी? नहीं, जितना मेसी पेपर तुम बनाओगे टीचर के लिए उतना तुम उसका मूड खराब करो। ठीक है, तो एक फ्लो डिसाइड कर लो कि मैं A to C जाऊंगी या C to A जाऊंगी। एंड जहां लगे कि भाई इस वाले आंसर के लिए मुझे ज्यादा टाइम चाहिए, शीट छोड़ो ना भाई। वो जो नोट लिख देते हैं ना बच्चे, मैम आई हैव डन दिस क्वेश्चन एट लास्ट, या फाइंड क्वेश्चन 16 एट लास्ट, सबसे बुरा होता है वो। ठीक है, अब मजबूरी में करना पड़ जाता है, बट हम ऐसी मजबूरी आनी ही क्यों दें। हम ब्लैंक शीट्स छोड़ेंगे। ठीक है, आपको लग रहा है एक लॉन्ग क्वेश्चन है, 2 ब्लैंक शीट छोड़ दो। एक शॉर्ट क्वेश्चन है, आधी ब्लैंक शीट छोड़ दो उसके लिए, कोई दिक्कत नहीं है, खाली स्पेस रह जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो आगे पीछे सीक्वेंस करोगे वो दिक्कत है। ठीक है, तो टिप नंबर 5, हमेशा सीक्वेंस में पेपर अटेम्प्ट। ऑलराइट बच्चों, चलिए बढ़ते हैं टिप नंबर 6 पे। टिप नंबर 6, पेज पलटने वाले हैसल्स भाई बड़े बुरे लगते हैं मुझे। कोशिश करा करो आपका एक आंसर जो है, जैसे आप लिख रहे हो, यहां से आपने शुरू किया आंसर 3, आप लिखते 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 यहां पे खत्म नहीं हुआ, 1-2 वर्ड रह गए भाई, यहीं कहीं फिट कर दो प्लीज। ठीक है, अगले पेज पे उसे ले जाओगे, टीचर को पेज पलटना पड़ेगा, फिर वो 1-2 वर्ड के लिए क्यों अननेसेसरी एफर्ट खुद भी लगा रहे हो और टीचर को भी लगवा रहे हो, जब पहले ही पता है कि भाई ये शॉर्ट क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि यहाँ 2-3 लाइन में आएगा, तो उसे छोड़ दो ना, स्पेस खाली छोड़ दो, अगले पेज पे ले जाओ आंसर को। ठीक है, और अगर ऐसी मजबूरी आती भी है कि आपको लग रहा था कि भाई 2-3 लाइन में मुझे तो लग रहा था मैम आंसर आ जाएगा पर नहीं आया, तो कोशिश करा करो ऐसे आंसर्स को आमने सामने वाली शीट्स पे आप कर रहे हो, जो टीचर को बस इधर उधर दिख जाए, पेज पलटना ना पड़े। ठीक है, तो ये एज अ टीचर मैं आपको कुछ टिप्स दे रही हूँ जो आपके फेवर में वर्क करेंगे। ओके बच्चों, टिप नंबर 7 पे आते हैं। हमेशा स्पेशली लॉन्ग आंसर्स में हाईलाइट कर दो सारे की पॉइंट्स, ताकि टीचर को पूरा आंसर ना पढ़ना पड़े, वो सिर्फ उन अंडरलाइन चीजों को देखकर आपको नंबर दे दे। ठीक है, जैसे ये एक बोर्ड का ही मॉडल आंसर शीट अपलोड की हुई थी सीबीएसई की वेबसाइट पे, तो मैं उसको पढ़ रही थी टिप्स ढूंढने के लिए कि मैं क्या क्या टिप्स आपको दे सकती। आपको 1-2 चीजें दिख रही होगी, उसने साइड में एक तरफ बॉर्डर बना हुआ था और एक तरफ उसने खुद गैप छोड़ा है बच्चे, सेंटर में एटलीस्ट उसने सेक्शन तो लिख दिया, आंसर नंबर नहीं लिखा, कोई बात नहीं, उसने मेरी वीडियो थोड़ी देखी थी तो उसने सेक्शन सेंटर में लिखा, फिर उसने स्पेस छोड़ी आंसर अटेम्प्ट करने से पहले। ठीक है, विच इज अ गुड थिंग। उसने अपना एक पूरा आंसर एक शीट पे कंप्लीट किया। ठीक है, एंड उसने टीचर के लिए उन सब पॉइंट्स को अंडरलाइन कर दिया जहां वो चाहती थी कि टीचर ध्यान दें। तो अगर आप देखोगे मैक्सिमम जो टीचर के टिक्स लगे हैं वो उन्हीं पॉइंट्स पे लगे हैं। यहाँ देखिए ये ये, क्योंकि टीचर को वो चाहती थी कि टीचर बस इन चीजों पे फोकस करे। तो देख रहे हो कितना इजी हो गया टीचर के लिए भी उस आंसर को चेक करना और बच्चे के लिए भी मार्क्स खींच पाना। राइट, तो ये इंपॉर्टेंस होती है लॉन्ग आंसर्स में, स्पेशली की पॉइंट्स हाईलाइट करने। शॉर्ट आंसर्स में नहीं भी करोगे चलेगा, वो वैसे ही 3-4 लाइन के टीचर पढ़ लेते। लॉन्ग आंसर में उसे लगता है कि भाई मेन चीज मुझे दिख जाए, बस मैं बच्चे को नंबर दे दूं। ठीक है, अगली टिप पे आते हैं बच्चों। अवॉइड ओवर राइटिंग या मेसी करेक्शंस, जैसे मैंने अभी किया था वो आंसर 1-2-3 लिखते वक्त, जब मैंने आंसर 3 को इस तरह से लिख के ऐसे 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 स्क्रिबल कर दिया था, मैं खुद ही कह रही थी मुझे ही कितना गंदा लग रहा था। अब लेट्स से आप एक लाइन लिख रहे हो लाइक हैना इज अ गुड सिंगर, राइट, आपको याद आया अरे वो तो गुड नहीं, बैड थी, बैड सिंगर थी। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, इसको बैठ के काटोगे, 2-3-4 कट्स लगाओगे, कितना अनटाइडी लग रहा है, राइट। वेयर एज अगर यही लाइन में लिख रही हूँ, हैना इज अ गुड सिंगर, और एक सिंगल कट लगा के, बस सिंगल कट लगाया, मुझे पता चल गया कि भाई वो नहीं है वर्ड, और उसकी जगह जो फिर मुझे लिखना है
लिख देंगे। हम ये नहीं कह रहे, हम इंसान हैं, हमसे गलती होती है, हम एकदम पिक्चर परफेक्ट चीजें नहीं कर पाते, तो हो सकता है हम कुछ गलत लिख दें या स्पेलिंग गलत हो जाए, कटिंग की जरूरत पड़ जाए, और पड़ती है। एक सिंगल लाइन इनफ होती है टीचर को इंडिकेट करने के लिए कि इस वर्ड को कंसिडर मत कर। बच्चे कलरिंग करने लग जाते हैं, कई बार पीछे का पेज तक फट जाए, इतनी ज्यादा, तो वो वाले काम मत कर। हो सकता है आपने एक पूरा आंसर लिखा है या मैथ्स का एक पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया है यहाँ पे, एक्स वाई जेड ब्ला 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 सब करके, ठीक है। अब जब आपको उसे कट करना भी पड़ जाए तो सिंपल एक कट, दैट्स इट। पूरी स्क्रिबल मत करना है, या वो पूरा क्रॉस क्रॉस ऐसे ऐसे बना के कि उसके बाद वो जो नोट लिख देते हो सॉरी मैम, नहीं ये सब मत करना प्लीज, ठीक है। एक सिंगल कट मोर देन इनफ है टीचर को इंडिकेट करने के लिए कि उस चीज को ना देखें। एक चीज और बोलूंगी, मेक दिस वर्ड योर बेस्ट फ्रेंड, पीटीओ, इसको अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो। कभी भी लग रहा है ना कि ज्यादा स्पेस छूट गई है, टीचर क्या पता अगले पेज पे जाए ना ये सोच के कि बच्चे ने आगे कुछ किया ही नहीं, लिख दो भाई वहां पीटीओ, टीचर प्लीज टर्न ओवर, पलट लेना पेज को, आगे मैंने किया है काम, ठीक है। ओके। टिप नंबर 9 पे आते हैं बच्चों, हमेशा हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को क्लियरली करो। क्लियरली से मेरा क्या मतलब है, अगर आप एमसीक्यूज या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे हो, करेक्ट ऑप्शन और उसका फुल आंसर दोनों लिखो। ये देखो अगेन एक मॉडल पेपर मैंने पिक किया उसमें से, सो इसने आंसर 8 किया है बच्चों, इसने ये भी लिखा है कौन सा पार्ट, फर्स्ट पार्ट उसका एक स्टेटमेंट आंसर था, सेकंड पार्ट में ए ऑप्शन उसको टिक करना था और उसका करेक्ट आंसर उसे लिखना था, उसने लिखा है। सो कितना नीट लग रहा है, यहाँ देख रहे हो उसने कितनी ब्यूटिफुली स्पेस दे दे के आंसर लिखा है। हम होते तो क्या करते हैं, लाइक यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, यही 1 2 3 यही थर्ड फोर्थ फिफ्थ, बस इतने में आंसर कंप्लीट हो जाता है। बट इसने देखो कितनी नीटली अपने पेपर को प्रेजेंट किया है। क्या इसमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया उसने, पेन्स के कलर बदले, अंडरलाइनिंग की, या कुछ लाइंस खींची, नहीं ना, बिना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए भी पेपर नीट बनाया जा सकता है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं उसी चीज के, ठीक है। चलिए लास्ट टिप पे आते हैं, हमेशा हमेशा स्पेस रखो रफ वर्क के लिए। या तो ये राइट साइड वाला आपका जो बॉर्डर है इधर हेडिंग दे दो रफ वर्क, हेडिंग नहीं भी दोगे तो चल जाएगा, और यहाँ कर लो जो करना है। लेकिन अक्सर बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होती हैं जो इतने में फिट नहीं आती, तो उस केस में जो आपके आंसर बुकलेट है उसके लास्ट 2 पेजेस पे आ जाओ सीधा, ठीक है। पूरी बड़ी बुकलेट होती है और वहां टॉप पे लिख दो रफ वर्क, ठीक है। मैं बता रही हूँ 28 से 32 पेज की बुकलेट आती है, तो उनके लास्ट के 2 पेज ले लो रफ वर्क के लिए, और वहां अपनी सारी बड़ी कैलकुलेशंस किसी भी तरीके से कर दो। एंड जब वो कर लो, पेपर सबमिट करने की बारी आ जाए, एक कट मार दो, दैट्स इट, ठीक है, कि बस हो गया मेरा, टीचर इस पेज को कंसिडर मत करना जब चेकिंग कर रहे। सो देखा कितनी बेसिक और कितनी आसान टिप्स थी अपने पेपर को नीट बनाने के, ठीक है। मैं रिपीट करूंगी, अंडर एस्टिमेट मत करना प्रैक्टिस पेपर्स को ऐसी आंसर शीट्स पे करने। आप अगर रजिस्टर वाले पेजेस पे टेस्ट पेपर्स करोगे, आपको आदत वही रहेगी, ठीक है, कि इस तरह से पेपर लगना चाहिए। बट एक्चुअली बता रही हूँ, इट रियली हेल्प्स जब आप अपना पेपर इस तरह की एग्जाम शीट्स पे प्रैक्टिस करते हो। चाहे सारे मत करो, एटलीस्ट 1 से 2 टेस्ट ऐसी शीट्स पे प्रैक्टिस करो, और इन टिप्स को कोशिश करो उस टाइम पे यूटिलाइज करने की। आपको पता चल जाएगा आपके लिए कितना इजी है या कितना मुश्किल है ये सब करना। सो इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल योर एग्जाम्स, all the students who have come till here, जो यहाँ तक आए हैं। So that's it for the day. Wishing you a very happy new year once again. Bye bye.